प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम देख रहे हैं जेबीटी का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन सीडीपी सेक्शन को हम देख रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो देखिएगा, यदि मैं बात करता हूं यहां प्रशंसा की और बहुत अच्छा कहना, ये दोनों प्राथमिक नहीं है, ये दोनों द्वितीय हैं। ये दोनों के दोनों द्वितीय पुनर्बलक के प्रकार हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर एक बिस्किट उद्दीपन का काम करेगा, और यहां उद्दीपन का काम एक बिस्किट जो कर रहा है यह प्राथमिक पुनर्बलक कहलाता है। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग मीन्स यानी स्कैप फोल्डिंग के आपको देखते ही एक बात दिमाग में आई होगी कि जो स्कैप फोल्डिंग का आपका कंसेप्ट बताया गया था वह थॉर्नडाइक, पावला, वाइगोत्स्की, स्किनर में से साफ साफ वाइगोत्स्की द्वारा, वाइगोत्स्की ने एक जेडपीडी कंसेप्ट की बात की थी और एक स्कैप फोल्डिंग की बात की थी। प्रिय विद्यार्थियों, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं है। जो हमने ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज में जो हमने थ्योरी की थी, सारे के सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी में से आए हुए हैं एज इट इज। तो देखिएगा, स्कैप फोल्डिंग की मैं बात करता हूं तो जेडपीडी और स्कैप फोल्डिंग दोनों कंसेप्ट वाइगोत्स्की, मैंने बार बार इस बात पर जोर भी दिया था कि आप जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ब्रॉनफेन-बरेनर डेवलपमेंट के टॉपिक, इन कुछ चीजों को, लर्निंग के टॉपिक, इन चीजों को, पर्सनैलिटी के टॉपिक, इनको देख करके जाइए। बार बार मैंने इन टॉपिक्स पर बल भी डाला था कि आप इन टॉपिक को देखकर जाइए, इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, और ऐसा ही हुआ था। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं अब मैं। अगला है आपका, निम्न में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फोर्थ ऑप्शन, शिक्षा मनोविज्ञान इसका राइट आंसर रहने वाला है। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 3 कि किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में करेंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये जो टॉपिक सब हम देख रहे हैं ये सब किसका पार्ट है? एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही तो पार्ट है। जो आज हम कोई टॉपिक, पर्सनैलिटी या विकास, कोई भी टॉपिक देखते हैं सब इसी का पार्ट है। शिक्षा मनोविज्ञान राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। तो ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की यदि मैं बात करता हूं तो यह आपकी कैनर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर फोर्थ क्वेश्चन का पहला ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट की यदि मैं बात करता हूं, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। तो डिस्ग्राफिया के प्रकार की यदि मैं बात करता हूं तो दिए गए 4 विकल्पों में से चलन असमता, दृष्टि दोष, मानसिक मंदता, अधिगम असमता, तो हमने किस में पढ़ा था डिस्ग्राफिया को? अधिगम असमता में रीड किया था। एक प्रकार की अधिगम असमता है डिस्ग्राफिया। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है। पुनर्बलन की सूची में यदि हम बात करते हैं तो पुनर्बलन की 2 सूची प्रभावी हैं। एक यदि मैं बात करूं चर अनुपात, वर्बल रेशो, और दूसरा मैं यदि बात करता हूं यहां पर एक वर्बल रेशो और दूसरा कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। दोनों ही आपकी सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। डिपेंड करता है कि एग्जाम में इसका आंसर 1 या 2 में से क्या दिया जाता है। 1 या 2 में से छठे क्वेश्चन का क्या आंसर माना जाता है। सतत पुनर्बलन व चर अनुपात दोनों ही आजकल अनुसूचियां प्रभावी हैं। तो 1 या 2 में से राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था। तो खाली स्लेट या कोरी स्लेट की संज्ञा छोटे बच्चों को किसने दी थी? जॉन लॉक ने। कि छोटे बच्चे की एक कोरी स्लेट के समान, आप उस पर जैसा लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो यह बात जॉन लॉक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो अगला देखिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन है, निम्न में से
निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? तो देखिएगा कौन सी मनोविश्लेषणात्मक नहीं है, तो साक्षात्कार मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था जो प्रक्षेपी विधियां हैं, प्रक्षेपी में आपकी फवाट विधि, पीएफएस आदि मनोविश्लेषणात्मक, सौपन विश्लेषण, ये सब मनोविश्लेषणात्मक विधि है। तो उन्हीं में से फ्री एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन या फ्री वर्ड एसोसिएशन दोनों को मिला दूं तो भी, और ड्रीम एनालिसिस, सौपन विश्लेषण, ये तीनों आपकी मनोविश्लेषण विधि है, जबकि साक्षात्कार मनोविश्लेषण विधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अधीन आता है या पुष्टि करता है, दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? दिए गए 4 विकल्पों में से साफ साफ दिख रहा है कोहलर द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? सूझबूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत या इनसाइट लर्निंग थ्योरी? तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा किस बात के लिए जाने जाते हैं? 4 विकल्पों में से अल्बर्ट बंडूरा पहले ही ऑप्शन सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और बार बार अल्बर्ट बंडूरा, बार बार जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की, इनसे बार बार हर लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, और इनका हमने थ्योरी में भी विशेषकर खासकर लंबी वीडियो भी बनाई है और बार बार इन बातों पर बल भी डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से देखिएगा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फ्रायड की मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं में मैंने कहा था इंग्लिश मीडियम में देखा करो इनको, ओरल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, एनल स्टेज, ये तीनों सिगमंड फ्रायड द्वारा बताई गई साइकोसेक्सुअल थ्योरी में शामिल हैं। जबकि एक बाहर से उठा के दे दिया, जीन पियाजे के कंसेप्ट से उठा के दे दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कहता है कि मां आज सूरज उदास है, वह निम्न में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत करा? ज्यों का त्यों एग्जाम्पल भी करवाया हुआ है मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में, कि एक बच्चा कहता है सूरज उदास है, या एक बालक कहता मां सूरज ने आज बहुत गर्मी कर रखी। ज्यों का त्यों एग्जाम्पल भी करवाया हुआ है, और वही ज्यों का त्यों एग्जाम्पल समेत आया है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेज में थ्योरी जो करवाई है सारे थ्योरी से कंसेप्ट हैं। तो देखिएगा साफ साफ जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन उठा है। जीन पियाजे की थ्योरी में हमने इस एग्जांपल को समझा था, ये क्या कहलाता है? जीन पियाजे इसे एनिमिज्म का नाम देते हैं, या हिंदी में इसे जीववाद भी कहा जाता है। मैंने दोनों नाम बताए थे कि इंग्लिश मीडियम में जरूर याद रखिएगा। तो देखिएगा यदि मैं बात करता हूं, इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन एनिमिज्म अथवा जीववाद इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ब्रॉनफेन-ब्रेनर से क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ब्रॉनफेन-ब्रेनर से क्वेश्चन पूछा है कि इसमें उसके अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि किसमें शामिल किए जाते हैं? तो ब्रॉनफेन-ब्रेनर के अनुसार पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा सूक्ष्म तंत्र। इनको भी इंग्लिश में देखिएगा माइक्रो सिस्टम में शामिल किया जाता है। ब्रॉनफेन-ब्रेनर के अनुसार बच्चे के जो सीधा संपर्क में है, उसके माँ हो, दादा हो, दादी हो, भाई हो, बहन हो, तो वो डायरेक्ट सूक्ष्म तंत्र माइक्रो सिस्टम में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संवलिनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? संवलिनता यानी कि ऑटिज्म। कहां से? अभी जो पीछे देखा था ओटिज्म का कंसेप्ट, ओटिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दिए गए क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? पहला ही ऑप्शन PECS आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक बालिका उसके पिता के प्रति, एक बालिका उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने, पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा है? तो देखिएगा यहां यदि हम बात करते हैं पिता के प्रति बालिका का आकर्षण है तो उसे इलेक्ट्रा ग्रंथि का नाम दिया था, और बालक का अपनी मां के प्रति आकर्षण है तो उसे इन्होंने ओडिपस ग्रंथि का नाम दिया था। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन होने वाला है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है। तो देखिएगा, सही संभावना को बढ़ाने वाले दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो सेकंड ऑप्शन प्रॉम्प्ट। तो ये आपका विधि है प्रॉम्प्ट, और इस विधि के अंतर्गत उस बालक के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने का सीधा सीधा संकेत मिलता है। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जो हमने शिक्षण वीडियो में इनकी चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूं। देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका मॉडलिंग आधारित है। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है मॉडलिंग किस पर आधारित है। तो मॉडलिंग आधारित की बात करता हूं तो 4 विकल्पों में शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, सामाजिक संज्ञान। तो सीधा सीधा मेरा राइट आंसर क्या होने वाला है, मॉडलिंग प्रोसेस। अल्बर्ट बंडूरा का ही सिद्धांत है, जो मैंने बार बार हर वीडियो में इसकी चर्चा आपके सामने प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन में की थी। तो मॉडलिंग आधारित किस पर है, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, शेपिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई। तो शेपिंग की संकल्पना की यदि मैं बात करता हूं, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। देखिएगा, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। दिए गए 4 ऑप्शनों में से सबसे सटीक आंसर है शेपिंग की संकल्पना स्किनर के द्वारा की गई है। जो हमने स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत देखा था, तो वहां शेपिंग और अभिक्रमित अनुदेशन को हमने समझा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, प्याजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। तो नए स्कीमा का निर्माण बच्चे किस में करते हैं, नए स्कीमा का निर्माण एकोमोडेशन में करते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। हिंदी में मैंने बार बार कहा, हिंदी में इनके कुछ भी नाम दे सकता है, समंजन भी कह सकता है, इसे आत्मीकरण भी कह सकता है, इसे समाविष्टीकरण भी कह सकता है। हिंदी में अनेकों नाम है, लेकिन ध्यान रखिए आत्मीकरण को इंग्लिश में एकोमोडेशन, और सात्मीकरण या आत्मसातीकरण को या आत्मसातकरण को इंग्लिश में एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन है निम्न में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। दिए गए 4 ऑप्शन हैं। अब कई बच्चों ने बहुत बड़ी गलती कर दी और कोहलबर्ग पे टिक कर दिया, आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। काफी बच्चों ने ये बहुत बड़ी गलती की होगी। मैंने बार बार जब आपको जीन पियाजे की थ्योरी करवाई थी, जीन पियाजे की थ्योरी में एक बात बताई थी आपको, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, उसके साथ साथ जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत भी दिया, लेकिन जीन पियाजे नैतिक विकास में उतना फेमस नहीं थे जितना संज्ञानात्मक विकास में फेमस थे। और फिर उन्हीं की थ्योरी से प्रेरित होकर के, जीन पियाजे की नैतिक विकास की थ्योरी से प्रेरित होकर के कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को आगे बढ़ाने का काम किया था। ये बार बार मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज में बताया था। तो बच्चों ने गलती कर दी, नैतिक विकास देखते ही कोहलबर्ग पे टिक कर दिया। राइट आंसर जीन पियाजे है। पियाजे से ही प्रेरित होकर बाद में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। और पिछली भी वीडियो में चर्चा की थी, ऑटोनोमी हिट्रोनोमी नैतिक विकास की अवस्था में ही तो जीन पियाजे ने बताई थी, हिट्रोनोमी ऑटोनोमी स्टेजेज। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं यहां पर, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण क्या कहलाएगा। तो जब बाधा उत्पन्न करता है, पिछली वीडियो में भी स्थानांतरण की तीनों बात बताई थी और थ्योरी के अंदर भी ये बात कर रखी है, तो वो सीधा सीधा आपका नकारात्मक स्थानांतरण का पार्ट कहलाएगा। तो दिए गए 21वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक पूर्व संक्रियात्मक। देखिएगा क्वेश्चन है एक पूर्व संक्रियात्मक सत्र के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ही ध्यान देता है, अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, को पियाजे ने क्या कहा, तो हमने इसको क्या नाम दिया था, सेंट्रेशन का नाम दिया था अथवा केंद्रीकरण का नाम दिया था। जब बच्चा किसी एक ही पहलू के बारे में सोचता है, उस वस्तु के अनेक पहलुओं के बारे में नहीं सोचता है, तो वह उसका क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। और दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह तथ्य, नेक्स्ट क्या है, यह तथ्य कि मछली, देखिएगा क्वेश्चन क्या है,
यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते, यह क्या कहलाता है? तो देखिएगा, सीधी सी बात है, स्वाभाविक बात है कि मछली तो उड़ नहीं सकती और उल्लू आपके तैर नहीं सकते। तो यहां ऐसा तो नहीं कह सकते पुनर्बलन की कमी रही होगी, अनुभव की कमी रही है, साफ साफ गलत है। जीवों की सुस्ती, यहां सुस्ती की बात ही नहीं भाई, मछली तो उड़ नहीं सकती, तैरना और उल्लू तैर नहीं सकते। एक स्वाभाविक बात है कि उनकी जैविक सीमाओं में वो बंधे हुए हैं। तो राइट आंसर अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, क्या है? सेल्डन के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? चार विकल्प आपके सामने हैं, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, एस्थोमार्फिक। एस्थोमार्फिक कोई भी प्रकार नहीं सुझाया गया सेल्डन के द्वारा। सेल्डन ने पहले तीन प्रकार बताए हैं, 1, 2, 3, चौथा इन्होंने प्रकार नहीं बताया था सेल्डन ने। पिछली वीडियो में ऐसा क्वेश्चन था और उस टाइम मैंने कहा था, वीडियो देख करके जाइएगा जेबीटी वाले। एज इट इज थोड़े बहुत घुमा फिरा के वही क्वेश्चन तीनों लेवल में और सारे थ्योरी में करवाए हुए हैं। यदि आपने थ्योरी ध्यान से देखी होगी तो मैं नहीं कहता कि आपके 30/30 ना आए या 30 में से 29 ना आए। तो देखिएगा, आगे बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग समूह की योग्यता का विकास। फिर जीन पियाजे से क्वेश्चन उठाया गया है और वर्ग समूह की योग्यता का विकास बाल्यावस्था के दौरान अथवा बाल्यावस्था में कैसा चिंतन, मूर्त चिंतन आ जाता है? तो इसका राइट आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन है सीधा सीधा क्या क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? निरीक्षणात्मक अधिगम अथवा मॉडलिंग प्रक्रिया अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जब बताई थी, मॉडलिंग प्रक्रिया के उन्होंने 4 चरण बताए थे, 4 में से 3 तो दिए गए हैं, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, लेकिन ये फोर्थ बाहर से उठा लाए, प्रीपरेटेशन या प्रीपरेशन या तैयारी। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 26वें सवाल का फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि से हटने। फिर जीन पियाजे से क्वेश्चन है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या? यानी मैंने इसको आपको बताया था, आंख से ओझल तो दिमाग से ओझल, उदाहरण भी दिया था और जीन पियाजे ने ये गेंद व कंबल के प्रयोग से सिद्ध भी किया था। आंख से ओझल हो जाने पर दिमाग से ओझल होना, बात तो वही है। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना पहली ही अवस्था थी, संवेदी गामक अवस्था। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। तो 27वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर पहला ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखिएगा क्या है क्वेश्चन है, मेयर व सलोवे के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के समप्रत्यय में शामिल नहीं है? तो देखिएगा, मेयर व पीटर सलोवे, बार बार क्वेश्चन आया है तीनों लेवल के अंदर। इन्होंने संवेगात्मक अथवा भावनात्मक बुद्धि का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और इनको आगे बढ़ाने का कार्य, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का कार्य, संवेगात्मक या भावनात्मक बुद्धि का हर जगह चर्चा में आने का विषय डेनियल गोलमैन थे। तो इन्होंने कौन सा नहीं सुझाया, कौन सा संप्रत्यय मेयर व पीटर सोलोवे द्वारा नहीं सुझाया गया? तो दिए गए विकल्पों में से इन्होंने समझ, प्रत्यक्षण, प्रबंधन आदि सुझाया था। रचना राइट आंसर हो जाएगा। रचना का संप्रत्यय इनके द्वारा नहीं सुझाया गया था, कंस्ट्रक्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन देखिएगा, साफ साफ हमें दिख रहा है क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्न में से कौन सी ब्रूनर द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत में दिए थे, उन्होंने बताया था क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक, संकेतात्मक। मैंने साफ साफ दोनों नेम, हिंदी इंग्लिश दोनों नेम बताए थे, एनेक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक, ये 3 तो बताए थे। एक्रेलिक अवस्था बिल्कुल भी नहीं सुझाया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, वाइगोट्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो दिए गए क्वेश्चन में देखिएगा, जेडपीडी का कंसेप्ट हमने समझा था, लेकिन इसका आंसर जेडपीडी बच्चों ने लगा दिया। जेडपीडी गलत हो जाएगा, समझिए क्वेश्चन की लैंग्वेज अधूरी दी है, पूरी नहीं दी। क्योंकि जेडपीडी क्या था? वास्तविक क्षेत्र तथा कार्यकारी क्षेत्र के मध्य का अंतर जेडपीडी था।
लेकिन इसका उत्तर जेडपीडी ने अंतर नहीं कहा। हम किसी कार्य को या एक बच्चा किसी कार्य को दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है, इसका मतलब लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावना बनी रहेगी, उसकी संभावित विकास का क्षेत्र कहलाएगा। और जब वो काम खुद करता बिना दक्ष की सहायता से, फिर उत्तर होता वास्तविक विकास स्तर। फिर आंसर होता है एक्चुअल डेवलपमेंट। जब बच्चा बिना किसी दक्ष की सहायता खुद कार्य करता तो आंसर होता वास्तविक। और पूरा दिया होता कि खुद कार्य करने और किसी दक्ष की सहायता से कार्य करने में वो अंतर पाता है, फिर क्या कहलाता, फिर कहलाता जेडपीडी, समस्त विकास का क्षेत्र। डिटेल से चीजें सारी बताई गई थी। तो उम्मीद करता हूं आपने अच्छा स्कोर हासिल किया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे थ्योरी में करवाए हुए हैं। जिन विद्यार्थियों ने वीडियोस देखे होंगे थ्योरी के या ऑफलाइन बैचेज हमारे ज्वाइन किए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं उनके ऐसा कोई भी सवाल गलत नहीं हुआ होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इजाजत दीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।